हेलो स्टूडेंट्स, आज देखेंगे हम ITI सेकेंड ईयर के लिए जो निम्मी के क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि CVT एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा। तो आज हम एक एक टॉपिक के कराते हुए हम पूरे निम्मी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे DC जनरेटर। तो DC जनरेटर में से जो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, यदि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा तो इन जो भी क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर के कराऊंगा उनसे बाहर एक भी ITI के एग्ज़ाम से नहीं जाएगा। तो हम हमारे चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, इनको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ बड़ा, कि DC जनरेटर के भाग का नाम क्या है। जो ये आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। DC जनरेटर ऑप्शन दे कर रखा है आर्मेचर कोर, ऑप्शन बी दे रखा है ब्रश, ऑप्शन सी कम्यूटेटर रेजर, ऑप्शन डी कम्यूटेटर खंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कम्यूटेटर रेजर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो ये आपको DC जनरेटर का नाम क्या है। तो ये आपको DC जनरेटर दिख रहा है, इसका नाम क्या है। ऑप्शन दे रखा है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड, ऑप्शन सी है कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड और कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्योंकि जब देखो डिफरेंशियल में क्या करते हैं, जो फ्लक्स होता है वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसका फ्लक्स इधर साइड में है, मतलब कि ये कौन सी है, शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स इधर साइड में है और सीरीज फील्ड का इधर है, मतलब कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। और यदि ये इस तरह होता है कि शंट फील्ड का भी इधर और सीरीज फील्ड का भी इधर, तो ये कौन सा हो जाता है, कम्युलेटिव। तो इसमें क्या है, अपोजिट है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो ये आप सभी को पता है किस नियम का उपयोग किया जाता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। ऑप्शन ए दे रखा है कॉर्कस्क्रू, ऑप्शन बी दे रखा है राइट हैंड फ्लेम रूल, ऑप्शन सी दे रखा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और ऑप्शन डी हम देखते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। DC जनरेटर में उत्पन्न EMF की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो जो हम DC जनरेटर में हमारा EG उत्पन्न होता है वो क्या होता है, फाई ZNP/60 A। तो देखते हैं ये आंसर ऑप्शन किससे मैच खाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, देखो ए में क्या है, 5ZN/60, ऑप्शन बी है 5ZNA/60 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल ही सेम, ऑप्शन नंबर सी इज का राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में ए अपॉन में है, ए हमको अपॉन में लेना है और ऑप्शन बी में क्या है, ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, EMF की गणना करने का सूत्र क्या है एक DC मोटर में। DC मोटर के लिए पूछ रहा है तो हमको EMF याद करना है। तो EMF हमारा जो होगा वो होगा टर्मिनल वोल्टेज से कम। तो EMF क्या होगा हमारा, टर्मिनल वोल्टेज से। तो DC जनरेटर के लिए जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यदि जनरेटर के लिए पूछता है तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाता है, परंतु इसने किसके लिए पूछा है, DC मोटर के लिए। तो DC मोटर के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी EB = B - IA RA। और जनरेटर के लिए पूछता है तो हमारा कौन सा होता, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, DC जनरेटर के एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो ये आपको दिख रहा है इस भाग का नाम क्या है। तो आपको सबको पता है ये भाग कौन सा होता है, पोल शू होता है। तो इसका भाग का नाम क्या है, पोल शू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। DC जनरेटर का नाम बताइए। अब देखते हैं कौन से जनरेटर का पूछ रहा है। तो ये आपको दे रखा है DC जनरेटर, तो इसका नाम क्या है। देखो इस जनरेटर का नाम होता है सेपरेटली, क्योंकि इसमें फील्ड वाइंडिंग अलग से उत्तेजित किया जाता है। इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है उसको अलग से DC सप्लाई के द्वारा उत्तेजित किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, DC सप्लाई। देखो ये हमारी अलग से DC सप्लाई लग रही है और फिर हमारी फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित, आर्मेचर वाइंडिंग को उत्तेजित किया जा रहा है, या फील्ड वाइंडिंग को, देखो ये फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित किया जा रहा है। तो इसको बोलेंगे हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो आपको सभी को पता है जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, DC जनरेटर फील्ड वाइंडिंग का नाम क्या है। जो ये आपको DC जनरेटर पर फील्ड वाइंडिंग हो रही है इसका नाम क्या है। अब देखो इसमें 2 वाइंडिंग है, एक तो शंट है और एक सीरीज है। तो इसका नाम क्या होगा, देखो आप करंट की डायरेक्शन देख रहा है, इसमें इसकी भी डायरेक्शन इधर से जा रही है वाइंडिंग और इसकी भी इधर से जा रही है, मतलब कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इस जनरेटर का नाम क्या होगा हमारा, कम्युलेटिव होगा, क्योंकि कम्युलेटिव फ्लक्स की भी डायरेक्शन शंट फील्ड में जिधर होगी उधर ही हमारी क्या होती है, सीरीज फील्ड की। तो इसमें क्या है, दोनों की डायरेक्शन हमारी सेम है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा मैच होगा वो क्या होगा, देखो ऑप्शन पहला है शॉर्ट शंट, दूसरा है लॉन्ग शंट, तीसरा है डिफरेंशियल, चौथा है कम्युलेटिव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन हमको ऑप्शन दे रखा है क्या, कॉर्क-स्क्रू नियम, ऑप्शन बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी दे रखा है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, और ऑप्शन डी दे रखा है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि हमारी जनरेटर है वो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो डायनेमिक के लिए जो हमारा प्रेरित ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो होता है VL sin थीटा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का उपयोग करते हैं। जनरेटर के लिए हम किसका करते हैं, दाहिने हाथ के नियम का, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। जो आपको भाग दिख रहा है इसका नाम क्या है, आप देख के पहचान जाओगे, ये क्या है उसकी बॉडी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, यॉक या फ्रेम। निम्मी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, यॉक या फ्रेम। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 4 पोल डीसी जनरेटर में ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग है। 4 पोल डीसी जनरेटर में ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग है तो कितने समांतर रास्ते होंगे। लैप में क्या है, समांतर रास्तों की संख्या पोलों की संख्या बराबर होती है। अब ये कौन सी बाइंडिंग है, ड्यूप्लेक्स, मतलब कि समांतर रास्ते कितने होंगे, A बराबर 2P हो जाएंगे। तो 2 तो है ही है और P मान कितना दे रखा है 4, तो कितने आ जाएंगे, 4 × 2 करेंगे तो 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन 8 समांतर रास्ते हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। जो ये आपको भाग दिख रहा है इसका नाम क्या है। ऑप्शन देखिए, साइड एंड प्लेट्स, ऑप्शन बी पोल शू लेमिनेटेड, ऑप्शन सी कम्यूटेटर खंड, ऑप्शन डी आर्मेचर कोर लेमिनेटेड। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, आर्मेचर कोर लेमिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, इंटरपोल वाइंडिंग कैसे जुड़ी होती है डीसी जनरेटर में। ऑप्शन दे रखा है आर्मेचर के साथ सीरीज में, आर्मेचर के साथ समांतर में, शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ श्रृंखला सीरीज में, शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज समांतर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर के साथ सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। अपशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों होती है, स्वयं उत्तेजित में वोल्टेज का निर्माण करे, इसलिए हमको अपशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होगी। यदि अपशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा तो वह वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा, इसलिए वोल्टेज का निर्माण करने के लिए आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, मशीन में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। मशीन के वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। ऑप्शन ए विपरीत ब्रश के बीच का प्रतिरोध, ऑप्शन बी ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, ऑप्शन सी ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, ऑप्शन डी ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, ब्रश संपर्क प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स से प्रदर्शित किया, एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। ये जो आपको प्रदर्शित किया है एक्स के रूप में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओहमिक लॉस, इसको क्या बोलते हैं ओहमिक लॉस। तो हम अपने ऑप्शनों को देखते हैं कौन सा होगा। देखो इसमें दोस्तों 2 लॉस होते हैं, एक तो ओहमिक लॉस होता है मतलब कि जो बाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है, और एक होता है आर्मेचर रिएक्शन। इसमें 2 लॉस होते हैं, तो ये जो दर्शा है इसको बोलेंगे हम आर्मेचर रिएक्शन, और ये होता है ओहमिक लॉसेस। मेरे से गलती से ऊपर का ओहमिक हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर कितना है 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है। कंपाउंड जनरेटर का क्या नाम है यदि शंट फील्ड आर्मेचर, तो देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होगा शॉर्ट शंट कंपाउंड। इसका राइट आंसर क्या होगा, शॉर्ट शंट। केवल आर्मेचर के द्वारा जुड़ा है, यदि सीरीज के भी द्वारा जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग शंट। इसमें सिर्फ किसके द्वारा जुड़ा है, आर्मेचर के द्वारा, आर्मेचर के साथ में जुड़ा है, नई सीरीज के साथ में, तो इसका क्या होगा शॉर्ट शंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 21, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित बनाते हैं। तो पटलित इसलिए बनाते हैं भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। आर्मेचर प्रतिरोध मतलब कि आर्मेचर बाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो बहुत कम क्यों रखते हैं, तो इसलिए रखते हैं आर्मेचर के वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज
राइट आंसर, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाया जाता है? तो घड़ी की दिशा में चलाते हैं हम क्यों? आर्मेचर के अवशिष्ट चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए, मतलब कि अवशिष्ट चुंबकत्व खराब नहीं हो जाए। यदि उसको हम एंटी क्लॉक दिशा में चलाएंगे तो हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व क्या है, खत्म हो जाएगा और हमारा मेन वोल्टेज नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, बड़े डीसी जनरेटरों में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? बड़े डीसी जनरेटरों में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए देखा है अधिक लोड कनेक्ट करे, ऑप्शन बी कम्यूटेशन प्रभाव को कम करे, ऑप्शन बी कम्यूटेशन प्रभाव को कम करे, और ऑप्शन सी दे रखा है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है जनरेटर की दक्षता बढ़ाए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? कि वोल्टेज मतलब कि जनरेटर वोल्टेज का निर्माण नहीं कर रहा, तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होगा आर्मेचर का जो क्रांतिक प्रतिरोध है वो फील्ड प्रतिरोध से अधिक होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होना इसका मुख्य कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जनरेटर का नाम बताइए यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है। इसका क्षेत्र क्या है, मतलब कि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ जुड़ी है, आर्मेचर के साथ समांतर में, तो इस समांतर में जुड़ी है तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा शंट जनरेटर। क्या हो जाएगा? शंट जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? जो हमारा पोल शू होता है वो हम क्यों लगाते हैं डीसी जनरेटर? पोल शू का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाना। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है? स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए है निरंतर वोल्टेज बनाए, ऑप्शन बी धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है, ऑप्शन सी ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, ऑप्शन डी रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, धारा को यूनिफॉर्म बनाता है, धारा कलेक्ट द करंट यूनि डायरेक्शन, धारा को एक दिशीय बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ब्रश बनाने के लिए आपको सबको पता है कार्बन और ग्रेफाइट, इसका कार्बन और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है? अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो देता है? तो अवशिष्ट चुंबकत्व कब होगा? जब उसकी हम रोटेशन की दिशा बदल देंगे। रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है इसलिए अब वो अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? ऑप्शन ए है फील्ड वाइंडिंग, ऑप्शन बी आर्मेचर कोर, ऑप्शन सी लेमिनेटेड पोर कोर, ऑप्शन डी आर्मेचर में बाइंडिंग कंडक्टर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर कोर के द्वारा हमारा चुंबकीय सर्किट पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 32, डीसी जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं क्यों हो जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, आर्मेचर प्रतिक्रिया में वृद्धि के कारण, ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है, शंट फील्ड प्रेरकत्व में वृद्धि के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो आपको सबको पता है बूस्टर के रूप में किसका जनरेटर उपयोग करते हैं? सीरीज जनरेटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ब्रश को बार बार बदलना, ऑप्शन बी समय पर मशीन को गर्म करना, ऑप्शन बी नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना, ऑप्शन बी रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। ये हमारा इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए विधि है, और रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35,
अपशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का जनरेटर काम आता है? जब हमारा अपशिष्ट चुंबकत्व नहीं हो तो वहाँ पर हमको सबको पता है कौन सा जनरेटर यूज़ करते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। कौन सा जनरेटर यूज़ करते हैं, सेपरेटली। परंतु इनमें से तो कोई सा भी ऑप्शन सेपरेटली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी देखते हैं कि डी हमारा कौन सा होता है। देखो, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, आर्क वेल्डिंग के लिए किस डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? जो आर्क वेल्डिंग में हम जनरेटर यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? आपको सबको पता है, डिफरेंशियल कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कौन सा करते हैं? डिफरेंशियल कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 37, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? जो वेव वाइंडिंग हम करते हैं डीसी जनरेटर में, उसकी विशेषता क्या है? क्यों करते हैं वेव वाइंडिंग को? देखो, वेव में क्या होता है, BABE, मतलब कि इसमें बी आ रहा है, तो इसको किसके लिए हम करेंगे? हाई वोल्टेज। किसके लिए? हाई वोल्टेज लो करंट। हाई वोल्टेज लो करंट। तो अब ऑप्शन देखो कौन सा मैच खरा है। देखो, इसमें क्या दे रखा है हमको? ऑप्शन नंबर ए में लो करंट लो वोल्टेज, ये नहीं होगा। हाई करंट लो वोल्टेज, ये नहीं होगा। लो करंट हाई वोल्टेज, ये नहीं होगा। वेव, तो इसमें क्या होगा? हाई वोल्टेज इसमें दे रखा है हाई वोल्टेज, और किसमें दे रखा है? इसमें। और लो करंट किसमें होगी? मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन लो करंट हाई वोल्टेज, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजनों में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको देख लेना है, ये डायग्राम बन रहा है, ये डायग्राम देख लेना, याद रखना। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका हम देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। धारा दिशा का आसानी से पलटना। धारा दिशा का आसानी से पलटना। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, 37 पे, 39 पे, डीसी जनरेटर में ठोस पोल का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर में ठोस पोल क्या उद्देश्य करने ठोस पोल उपयोग करने का जो हमारा उद्देश्य है वो क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करना। क्योंकि रिलेक्टेंस हमारा कम होगा तो हमारा क्या है, अच्छा उससे फ्लक्स गुजरेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, मतलब कि ठोस पोल उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो बड़े डीसी जनरेटर बनाते हैं उनमें हम योक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? किसका करते हैं? कास्ट स्टील। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। रोल्ड स्टील को हम क्या बोलते हैं? कास्ट स्टील। और छोटे की कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 41, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? लगातार स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? लगातार आउटपुट की आपूर्ति। ऑप्शन बी एक ही दिशा में आउटपुट बनाता है। ऑप्शन सी विपरीत दिशा में आउटपुट करता है। ऑप्शन डी प्रत्यावर्ती करंट से आउटपुट एकत्र करता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक ही दिशा में आउटपुट बनाता है, स्प्लिट रिंग का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 42, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? कौन सा वोल्टेज हमारा गतिशील रूप से प्रेरित होता है? ऑप्शन ए पल्सेटिंग, ऑप्शन डी दोलित्र या आइसोलेटिंग वोल्टेज, तो और ऑप्शन सी दे रखा है हमको अल्टरनेटिंग, ऑप्शन डी दे रखा है डायरेक्ट करंट। तो उसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 43, एक्स के रूप में चिन्हित सलोट का नाम क्या है? जो यहाँ आपको एक्स दिख रहा है इसका नाम क्या है? तो इसको आप याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का याद करके रखना, टू फिक्स द कील वे। टू फिक्स द कील वे, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? जो हम फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं डीसी जनरेटर में? सबको पता है, फ्लक्स के निर्माण में और पोलों को चुंबकित करने के लिए। तो क्यों लगाते हैं? फ्लक्स को, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए और ध्रुवों को चुंबकित करने के लिए, इसलिए हम इसमें क्या लगाते हैं? फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं पोलों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों में के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बड़े डीसी जनरेटर और मशीनों के जो पोल हैं बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कास्ट स्टील। छोटे इनका कास्ट आयरन, बड़े इनका कास्ट स्टील। क्वेश्चन नंबर 46, क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? वही आ गया, पटलित क्यों करते हैं आपको सबको पता है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, बबरदारा आने को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपको पता है क्या होगा? शंट जनरेटर। कौन सा होगा? शंट जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। डीसी जनरेटर में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्यों करते हैं हम डीसी जनरेटर में?
क्यों करते हैं आपको सबको पता है, डायामैग्नेटिक इफेक्ट को कम करने के लिए, मतलब बीच चुंबकीय प्रभाव को बेअसर करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बीच चुंबकीय प्रभाव को असर करने के लिए, बीच चुंबकीकरण प्रभाव को असर करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, यदि शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के मान से ऊपर हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर। यदि क्रांतिक प्रतिरोध से हमारा ऊपर हो जाता है बाइंडिंग का प्रतिरोध, तो हमारा वोल्टेज क्या है, मतलब जनरेटर हमारा वोल्टेज उत्पन्न नहीं करता। तो ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा, ऑप्शन बी आउटपुट वोल्टेज पल्स सेटिंग होगा, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी आउटपुट वोल्टेज सामान्य वोल्टेज से ऊपर होगा, नहीं। ऑप्शन सी जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, ये ऑप्शन नंबर राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है उसका क्या प्रभाव है। और ऑप्शन ए आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण। ऑप्शन बी आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। ऑप्शन सी आउटपुट वोल्टेज स्पंदित हो जाता है। ऑप्शन डी आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण क्या है, आउटपुट वोल्टेज हमारा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। तो ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल। तो इसका क्या है, न्यूमेरिकल है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप करके आप मेरे से सॉल्यूशन जान सकते हैं। आपको क्या करना है, व्हाट्सअप नंबर देता हूँ मैं 08905053511। आप इस पर मेरे को व्हाट्सअप कीजिए और मैं आपको इसका क्या करता हूँ, सॉल्व करके मैं आपको सेंड कर दूँगा। और वैसे आप याद भी रख सकते हो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 357 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, बड़े डीसी जनरेटरों में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है। जो बड़े डीसी जनरेटर होते हैं उनमें हम आर्मेचर प्रतिक्रिया को कैसे बेअसर कर सकते हैं, आपको पता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग यूज करो, आप आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रख दिया जाए। यदि इसको लंबे समय तक हम किसी चीज़ को यूज नहीं करेंगे तो इसका क्या है, मैग्नेट खत्म हो जाएगा, मतलब कि अपने अपशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अपशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। अब ये भी क्या है, न्यूमेरिकल। ठीक है, ये भी क्या है, न्यूमेरिकल। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको भाई फॉर्मूला लगाना है क्या, 5ZNP/60 और वैल्यू जो जो दे रखी है उनको रख के आपको मान याद करना है। और जो आपका लास्ट में फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 640 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 640 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, यदि मुख्य क्षेत्र, यदि मतलब कि मेन फील्ड का प्रभाव डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रेरित ईएमएफ क्या करता है, घट जाता है। यदि वो अपोजिट हो जाता है प्रभाव हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब प्रेरित ईएमएफ घटता है। अब लास्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। भारी स्पार्किंग होती है उसका कारण क्या है। ऑप्शन देखते हैं, फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, और दूसरा ऑप्शन आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन सी एमएनए और जीएनए स्थिति बदल गई। ऑप्शन सी ब्रश के रूप में बहुत अधिक स्प्रिंग तनाव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एमएनए और जीएनए की स्थिति बदल जाती है तो हमारी क्या है, भारी स्पार्किंग होती है। देखो मैंने आज 56 क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करवाए थे और जो भी 56 क्वेश्चन है उनके आंसर की मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको 56 क्वेश्चन है उनकी आंसर की है, अब देख लेना यदि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चनों को यदि एग्जाम देने जाओ तो उससे पहले यदि आपको याद नहीं होते तो सिर्फ आप आंसर याद करके ज़रूर जाना। जो भी आंसर आपको दिखे उसको आपको टिक जरूर मारना है। तो थैंक यू दोस्तों, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, डीसी मोटर। अब कौन सा चैप्टर देखेंगे हम अगली क्लास में, डीसी मोटर।